हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस स्पेशल सक्सेस स्टोरी सेशन में आज हम लोग कनेक्ट होंगे तपन सर के साथ। एंड कहते हैं ना कि इस बार जो आईबीपीएस का रिजल्ट है इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ। और उन्हीं में से अगर हम बात करें तो तपन सर का भी सिलेक्शन हुआ है। व्हाई आई एम सेइंग एज अ तपन सर, ये अभी आपको जो है आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है। क्योंकि एक तो कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, है ना, फ्रेशर्स की तरह या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है। एंड तपन सर इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि इन्होंने 20 इयर्स आफ्टर सर्विंग विद इन द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में 20 साल सेवा देने के बाद इन्होंने जो है अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम फाइनली क्रैक क्रैक किया है। और ये फाइनली सेलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस पे एज अ क्लर्क की पोस्ट पर। ठीक है, तो इनकी हम जर्नी जानने की जो है कोशिश करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम तपन सर के साथ कनेक्ट होंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक 20 इयर्स के गैप के बाद जिसमें पढ़ाई वगैरह से पूरी तरीके से टच छूट जाता है, देन आफ्टर दैट किस तरीके से उन्होंने जो है प्रिपरेशन की तैयारी को फिर से रीस्टार्ट किया और फाइनली जो है सिलेक्शन लिया। तो तपन सर, आपका वेलकम है वंस अगेन अडा 24/7 पर। सो आप जो है पहले ही बताइए कि आफ्टर सिलेक्शन कैसा लग रहा है। ऑलरेडी आप जो है नेवी में सर्विस कर ही रहे थे, तो पहले बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी और कैसा लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आपके आपके यूट्यूब के माध्यम से, अड्डा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे सारे एस्पिरेंट्स, सारे स्पेक्टेटर्स को मेरे तरफ से प्रणाम। सर, एक्चुअली मेरा जर्नी ऐसा रहा कि मैं 2002 अगस्त में नेवी में ज्वाइन किया था। उसमें छोटा पोस्ट में ज्वाइन किया था। उसके बाद में 22 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ आफ्टर 20 इयर्स एंड 4 मंथ्स। मैं ओके। फौज से रिटायर्ड हुआ एज ए एमसीपीओ, जो कि आर्मी इक्विवेलेंट होता है, सूबेदार। फ्रैंकली बताऊं सर, जैसे आपने बताया कि 20 इयर्स गैप के बाद एक्चुअली पढ़ाई लिखाई छूट जाता है। लेकिन इतना सर मैं बोलना चाहता हूँ कि सब लोग यही सोचते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स फौज में जो जाता है उतना जब ज्यादा पढ़े पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ऐसे सोच था लोग ना, सोच भी अभी भी है गांव में। शहर में जो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं उसको तो उनको सबको आइडिया है। लेकिन सर ऐसा नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि अपने अपने इलाका का जो क्रीम बॉयज होते, क्रीम लेयर्स होते, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाते हैं। उनमें से मैं भी एक था। हाँ, 20 साल के बाद तो सर पढ़ाई लिखाई छूट जाता है, मतलब बेसिकली रिलेटेड टू ये बैंकिंग, इंश्योरेंस हो, कोई भी एग्जाम। लेकिन फौज में हम लोग अपडेटेड रहते हैं सर। कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई भी बंदा होगा, फौज में इतना इंग्लिश सिखाया जाता है, मतलब इतना इंग्लिश में सारी चीजें होती है, या तो हिंदी इंग्लिश, नो थर्ड लैंग्वेज। तो जनरली हम इंग्लिश में मैक्सिमम थोड़ा अच्छे रहते हैं। तो सर 20 साल के बाद में जब 22 एंड में रिटायर्ड हुआ सर, मेरे लिए तो इतना आसान नहीं था। 2-3 महीना मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा अपने आप को संभालने के लिए कि शुरू करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैं तब तक मेरा फ्रेंड लोगों का सिलेक्शन हो गया था, जो लोग 1-2 साल पहले प्रिपरेशन किए थे। तो मैं जब प्रिपरेशन ओके। करना शुरू किया सर, मैं सच बताऊं, मैं अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल एंड से, ओके, 2023 अप्रैल अप्रैल एंड से। 2023 से। 23 अप्रैल एंड से मुझे याद है वो दिन। ओके। 28 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन एक्सेप्ट इंग्लिश, ओके। इंग्लिश में आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फौज में हमेशा इंग्लिश में होते कम्युनिकेशन, तो हमारे लिए इंग्लिश थोड़ा इजी था। और मैं इंग्लिश का वोकब वगैरह जो होता है, वोकाबलरी वगैरह, मैं लगभग पिछले 1-1.5 साल से इन टच था। तो मेरे लिए इंग्लिश उतना हार्ड नहीं था। बाकी मेरे लिए रीजनिंग, मैथ तो सर खास करके एरिथमेटिक वगैरह तो मेरे ऊपर से जा रहा था, क्योंकि 20 साल के बाद पूरा छूट जाता था। अभी जानते हैं हमारा प्रोफेशनल अलग हो जाता है। हाँ, यस, मैं एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली सर, मैं फौज में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, डिप्लोमा किया, एक्चुअली फौज में रहते हुए डिप्लोमा किया, एमए भी ओके, किया दैट्स हुआ है। ग्रेट। तो सर बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैथ, रीजनिंग से कोई संबंध नहीं है। हम सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह वही सब पढ़ते थे, तो इनसे कोई टच नहीं था। जब अप्रैल 23 में सर मैंने शुरू किया, सर मुझे आज भी याद है, मैंने मैंने सुना था कि मॉक कुछ होता है। लेकिन मैंने सर मॉक दिया पहला जून 26 या 27 को, मुझे आज याद है सर, पक्का। ओके। उसमें मेरा काफी कम नंबर आए थे, 45 या 46।
तो सर फ्रेंड लोगों, मेरे आसपास में जो फ्रेंड लोग थे, जो लोग ऑलरेडी मतलब रिपीटर्स थे, कुछ रिपीटर्स रहते हैं, कुछ लोग पूरा फुल फ्लेज प्रिपेयर कर चुके हैं 6 महीने 7 महीना। तो मैं उनसे सर बिना हेजिटेशन के मैं उनसे थोड़ा हेल्प मांगा, भाई कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सबसे थोड़ा थोड़ा मिले। तो आपके फ्रेंड सर्कल में सर ऐसे हर किसी के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, वो प्रॉपर जर्नी के बारे में आपको एडवाइस देंगे कि कहाँ से शुरू करना है। हम जब आपके लेवल में थे कहाँ फंस रहे थे, डिमोटिवेशन होते थे उससे कैसे निकलना है, ये सब चीजें सर होता। तो फाइनली सर मैंने जून तक आते आते सर लगभग हाफ सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया था, बेसिकली रीजनिंग, मैथ और जीए। तो सर कंटिन्यूस फ्रॉम अप्रैल जीए डेली 1 1 घंटा मैंने पढ़ाई किया था। लेकिन जब फ्रेंड सर्कल एक दो फ्रेंड अच्छे मिल गए, वो थोड़ा मेरे को गाइड करने लगे, जो पहले से रिपीटर थे, जिनका सिलेक्शन हो नहीं पाया था या तो वो फुल फ्लेज में ऑलरेडी किए हुए हैं। तो सर उनसे मेरे को काफी मोटिवेशन मिला। और खास करके सर जो आपका अड्डा हो गया और कोई कोई यूट्यूब में हर लोग का मोटिवेशन स्पीच है, जैसे जैसे आप भी देते हैं, अड्डा में सौरभ सर देते हैं, जोड़न सर देते हैं, आशीष गौतम सर देते हैं, और कोई कोई चैनल में भी मैं देखता था, वो लोगों से सर काफी वो एग्जैक्ट वही वही सब्जेक्ट लेके आते हैं कि आप यहाँ पे रुक रहे हो, अटक रहे हो, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपका प्रिपरेशन कैसे चले। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा या पता नहीं क्या होगा, तो सर कभी ना कभी 1 2 दिन में वो आ जाता था वीडियो मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन। तो उससे मैं काफी मोटिवेशन लिया था, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। और कंसिस्टेंसी में शुरू में मेरे को किसी ने बोला था, आप कितने भी घंटा पढ़ो नो मैटर्स, अगर आपको कल बुखार है तो भी सोते सोते भी 1 घंटा पढ़ लो, या तो सुन लो स्पीकर में, दैट डिसकंटिन्यू इज नहीं करना। कंसिस्टेंसी जो है इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि सर मैं देखा 20 साल के बाद इतना मतलब चीजों को हम लोग भूल चुके हैं। खास करके मैं क्या, सारे मैक्सिमम एक्स सर्विस मैन जो है, भूल चुके हैं। तो ब्रशअप करने के लिए न्यू है। तो सर हम लोग स्मार्ट थे ही, ऐसे नहीं कि हम लोग फौज में ऐसे गए थे, स्मार्ट थे। 20 साल के बाद वो हम लोग जनरली जो आइडल हो जाते हैं, फिर ब्रशअप करने के लिए सर इट विल टेक टाइम, और टाइम भी लगा, लेकिन बहुत मेहनत किया सर मैंने। यू कैंट बिलीव सर, मैं 16 16 घंटा पढ़ता था, 16 आवर्स ए डे। और ये सर उन एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी एक मोटिवेशन की बात है कि सर हम्म। आफ्टर सर्विंग 20 इयर्स विद इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस में 20 साल सर्विस करने के बाद स्टिल यू आर बेसिकली गिविंग 16 आवर्स फॉर द स्टडी। तो आप में से वो एस्पिरेंट्स जो इस साल बैंक में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर अच्छे से मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं या आपके नंबर ऑफ आवर्स कहते हैं ना, आप 3 4 घंटे पढ़ते हैं, आपको लगता है यार बहुत पढ़ लिए, बहुत थक गए, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी कहते हैं ना एक इंस्पिरेशन सर आपके सामने है कि 16 और ऑलमोस्ट 15 टू 16 आवर जो है इन्होंने जो है प्रिपरेशन की, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट आपके सभी के सामने है। सर आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी ऐसा यंग एज में है, यंगस्टर्स हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक के एग्जाम्स में फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगी कि उनको क्या करना चाहिए बेसिकली फ्रॉम द मोरल प्रोस्पेक्टिव कि क्या ऐसे जो है डिमोटिवेशन होता है उसको कैसे जो है उसे ओवरकम करें, एंड कितना टफ होता है, जैसे आपने तो पूरी एक ऑलमोस्ट पूरी एक जर्नी है आपकी, काफ़ी लंबी 20 इयर्स की जर्नी एंड देन आफ्टर दैट ये प्रिपरेशन वाली जर्नी। तो उस जर्नी के एक्सपीरियंस से आप मतलब क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी एक क्रूशियल रहेगा मोटिवेशन के लिए उनके, बताइए इसके बारे में कुछ। सर ऑल यंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर देखिए, यंग जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है। जस्ट लाइक सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा भी तो छोटा बेटा है, इज इन 10th। ओके। आपको एक मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा सर। जब व्हेनेवर आई वाज गिविंग मॉक ना सर, इंग्लिश वगैरह कुछ भी देता था मॉक, तो जो इंग्लिश को मैं 10 15 सेकंड रीड करके उसका आंसर निकालता था ना सर, वो 2 सेकंड में बोल देता था। मतलब जनरेशन गैप तो है, और यंग जनरेशन के लिए चीजें उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है ना सर, बाहर की दुनिया का कंपटीशन बहुत है। जैसे सर आपको पता है इस साल 8,000 सीट थे और एस्पिरेंट लगभग 16 17 लाख थे। तो ऐसा नहीं कि जब नहीं, जब होगा। उसके लिए सर शॉर्टकट मेथड तो कुछ है ही नहीं, हार्डवर्क चाहिए। वंस आप वो एक थ्रेशोल्ड पार कर गए
कि आप पढ़ाई करके एक स्टैंडर्ड सेट हो गए ना, तो जॉब तो 1 साल 2 साल लग सकता है, हो सकता है 1 साल 2 साल लग सकता है। ऐसे लगा कि इस साल सारे 5 एग्जाम दे दिया मैंने, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क सब दे दिया, लेकिन किसी में क्लिक नहीं हुआ, किसी में 1 नंबर, आधा नंबर में ऐसे कटते हैं, किसी में 2 नंबर में। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, जितने यंग एस्पिरेंट्स, जब होगा नहीं, होगा नहीं, जब होगा ना, जब इतना आपके पास 4-5 जब एक साथ होगा, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट कहाँ जाना है मेरे को। क्योंकि बिल्कुल सही बात कहा सर आपने। बैंकिंग और इंश्योरेंस का सिलेबस लगभग एक है। हाँ, इंश्योरेंस का ओनली इंश्योरेंस अवेयरनेस को छोड़ के बैंकिंग सिलेबस ही है। इंश्योरेंस अवेयरनेस एक एक्स्ट्रा है। उसी पढ़ाई से आपका सारे बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस का सारे एग्जाम हो जाता है। और आप उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर लो, डेली 10-12, मैं 16 घंटे पढ़ता था। इसका मतलब नहीं सब 16 घंटा, क्योंकि 20 साल के बाद आया डल हो गया था मैं। तो वो स्टैंडर्ड आने के लिए मेरे को 16 घंटा जरूरी है। जरूरी नहीं कि सबको 16 घंटा पढ़ना। कोई के लोग 4 घंटे में भी उतना पढ़ लेते हैं जो हम लोग 8 घंटे में पढ़ते हैं। लेकिन फ्रेशर्स लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखना। जब डीमोटिवेट हो जाते हो तो मोटिवेशनल वीडियो बहुत देते हैं, अड्डा में हो गया और भी कोई कोई चैनल में, कि यहाँ पे आपकी मन में जो चीज होता है कि मैं रुक रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मॉक में नंबर आना है, ये आ रहा है, ये सेम चीज हम लोग सर लोगों को मेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, और सर लोग उन्हीं को एड्रेस करने के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते हैं, दैट हेल्प अस अलर्ट। मैं भी सर आज 20 सर्विसमैन हूँ, 20 साल सर्विस करने के बाद, एक सर्विस होने के बावजूद भी मुझे भी कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता था कि मेरे से नहीं होगा। क्योंकि सर आप पता है, प्री में स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए। वो स्पीड नहीं होता था पहले, सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं बनते थे पहले। वो ट्रेडिशनल मेथड में जो गांव में सीख के आए थे, और यूनिटरी मेथड में, उससे प्री नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको स्मार्ट स्मार्ट पढ़ाई करना है। और सर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूंगा, वायरल मैथ जो है अपने जो अड्डा चैनल का, हाँ, इट इज नवनीत द सर का, यस सर, बारे में। इट इज द बेस्ट थिंग टू स्पीड अप योर मैथ, और प्री एटलीस्ट। प्री के लिए वायरल मैथ, अगर मैं सर ऐसे हुआ था कि मैं 3-4 महीने वायरल मैथ देख लिया ना, मेरा अचानक से मॉक में 50 से अचानक से 65-70 हो गया 1-1.5 महीने में। मतलब इतना चेंजेस अगर मेरे में एक सर्विसमैन में आ रहा है, तो आई डेफिनेटली से सर की यंगस्टर्स शुड इनकलकेट दिस हैबिट। क्योंकि सर हमको सब पता है, हमको थोड़ा ट्रिक पता होना चाहिए प्री के लिए, खास करके। मेंस के लिए तो अलग से चीजें, मैंने यस, स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली, स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल मैटर करती है। बिल्कुल मैटर एंड जैसे करता कि आपने कहा, नवनीत सर का वायरल मैथ्स का जो सेशन है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सेशन जिससे आप अपनी आराम से स्पीड वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह जो है बूस्ट अप कर सकते हैं। है। और सर एक चीज मैं ऐड अच्छा करना सर, आप, चाहूंगा। हाँ सर, बताइए, बताइए सर। सर कोई भी एग्जाम जब आता है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, पीओ आया, आपको याद होगा सर, अड्डा में सुबह 8-9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आता है, यस, मोक आता है सर, प्री वाले मोक आते हैं। यस, वो जो एब्सोल्युटली। 1 घंटे का आता है, उसमें लगभग एक एक मोक होता है। जैसे शाम को सौरभ सर, जॉर्डन सर वगैरह का आते हैं मोक सर। वो मोक्स देना और मोक देना इक्विवेलेंट है। आप यूट्यूब में देखते देखते ही हम मोक देते थे, उसी स्पीड मत ओके। स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। दैट हेल्प्ड मी अलॉट सर। और सभी एस्पिरेंट डेफिनेटली मेरे बात से एकमत होंगे, सहमत होंगे, कि वो जो सेशन आता है सर एग्जाम के 1 महीने पहले ना सर, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एटलीस्ट जो एग्जाम्स के पहले हम जो एक मॉक टेस्ट वाला जो सेशन यस लाते हैं, सर, जिसमें यस। सभी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हम बेसिकली कराते हैं, यस सर, दैट यस। बेसिकली हेल्प्स दैट वेरी हेल्प। स्टूडेंट्स। ओके सर, आपकी तरफ से जो एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी देख रहे हैं, या इस साल उनका रिटायरमेंट है या लास्ट ईयर उनका रिटायरमेंट हुआ है, जो अभी फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कॉस्ट स्केल वगैरह अच्छा रहता है, इन द सेम स्केल बैंड में वहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में वो आते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा या क्या टिप्स रहेगी कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं, सो हाउ टू स्टार्ट दैट, है ना, कि उनके लिए किस तरीके से इंडस्ट्री में आए। सर मैं जरूर मेरे एक्स सर्विसमैन जितने भी भाई लोग, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बैंकिंग अच्छा है, जिसको बैंकिंग नहीं पसंद है ठीक है, लेकिन बैंकिंग पे के हिसाब से देखा जाएगा सर बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। क्योंकि पे प्रोटेक्शन है उसमें, एक सर्विसमैन को बहुत ज्यादा सैलरी मिल जाता है।
इवन की बैंक पीओ से भी ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि यस पे एब्सोल्युटली। प्रोटेक्शन रहता है। इसीलिए वी चूज क्लर्क एक्चुअली। पीओ में हम नहीं जाते इसलिए सर, क्योंकि 20 साल सर्विस, हम हर सिटी में 2-2 साल सर्विस कर करके हम थक चुके होते हैं और सर्विस छोड़ते हैं इसलिए। बाद में फिर हम स्टेट वाइज इंटर स्टेट विजिट नहीं करना चाहते, जब अपने नेटिव स्टेट में ही जब करना चाहते हैं, इसलिए वी चूज क्लरिकल सर। ऐसा नहीं कि हम पीओ क्रैक नहीं कर सकते, बट फॉर आवर कन्वीनियंट सर हम क्लर्क चूज करते हैं। मेरा एक सर्विस भाई, मैं लोगों को सर मैं यही बोलना चाहूंगा, कुछ नहीं, आप 6 महीने में क्लिक कर जाएंगे। और उसके लिए आपको, और सर एक चीज मैंने देखा, मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं, मेरे दोस्त लोग भी साथ हम बात करते हैं, कोई भी जॉब क्रैक करने के लिए बैंकिंग खास करके ना सर, इंग्लिश इज द मेन फैक्टर सर। पहले जीए हुआ करता था, आज के डेट में इंग्लिश सर। अब अगर यू आर गोइंग फॉर आईबीपीएस क्लर्क है तो जीए इज समथिंग मॉडरेट, बट इफ यू आर गोइंग फॉर एसबीआई क्लर्क सर, जीए इज वेरी टफ। तो अब यस जीए कैन नॉट बी योर डिसाइडिंग फैक्टर, इंग्लिश इज a डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी सर। इंग्लिश वाज ए गेम चेंजर। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, खास करके वोकाब, वोकाब एंड एडिटोरियल, दे आर द बैकबोन ऑफ योर जर्नी, दे शुड बी बैकबोन ऑफ योर जर्नी। ये दोनों को थोड़ा ज्यादा लेके चलना है, क्योंकि इंग्लिश में इस बार भी सिलेक्शन में सर बहुत बहुत लोग इंग्लिश में अटक गए, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ हाई रहता है। मैथ का 4-5 रहता है, रीजनिंग का 5 रहता है, जीए का भी 4-5, लेकिन मैथ ही 13-15-16-17। और मेंस में सर एक आम पब्लिक को, या तो जिसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, 13-14 मार्क भी लाना बहुत मुश्किल है। तो तो सर मैं इंग्लिश अपने के इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे आपने बताया कि वोकैब एंड एज वेल एज जो एडिटोरियल सेशंस वगैरह होते हैं एडिटोरियल्स है न्यूज़पेपर के, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड विल हैव टू इंक्रीज अवर रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग सर एबिलिटी आपको रीडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सर रीडिंग एबिलिटी तो ही करना है। और एडिटोरियल मतलब सर रीडिंग रीडिंग एबिलिटी एंड वोकैब। अगर आप स्किम करके उसका इन्फ्रेंस नहीं निकल पा रहे हो, इन्फर नहीं कर पा रहे हो क्या बोलना चाहते हो, और स्पीड के साथ, लोग बोलते हैं कि मेंस में स्पीड नहीं चाहिए सर, मैं तो बोलूंगा मेंस में भी वही स्पीड चाहिए। क्योंकि सर मेंस में स्पीड नहीं होगा तो आप उतना क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। 50 में तो 50 कोई करेगा नहीं, 50 में 30 करने के लिए भी आपको स्पीड चाहिए। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं सर चाहिए। मुझे एक सर्विसमैन को चाहिए तो फ्रेशर्स को तो और टाइम चाहिए और स्पीड चाहिए मेंस में भी। प्री में तो है सर, सर लेकिन हाँ, मेंस में टफनेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है सर, और साथ ही साथ हम्म, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह और टफनेस लेवल सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी ज़्यादा रहता है मेंस में। सो नो डाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी विल प्ले अ गेम चेंजर। सर आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, और अब अभी आपकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ पर होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने कहाँ सर जो है अभी सर रिटायरमेंट किस। आई एम फ्रॉम उड़ीसा एक्चुअली। तो मैंने ओके सर। उड़ीसा के लिए ऑप्ट किया था एक्चुअली सर। आपकी हिंदी उड़ीसा में काफ़ी अच्छी है सर इस हिसाब से। सर, योर हिंदी इज क्वाइट गुड। हिंदी काफ़ी सर अच्छी है आपकी। फौज में रहने के बाद सबका हिंदी हो जाता है। फौज में मैंने आपको पहले बोला, एब्सोल्युटली। फौज में दो ही लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ ओके। सर, मैं उड़ीसा से हूँ एक्चुअली, मैं ऑप्ट किया था। और उड़ीसा में जानता हूँ, अगर आप देखे होंगे, अगर पिछले कई सालों का ट्रेंड देखोगे तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड यूपी, देयर कट ऑफ इज वेरी हाई। ओके। ओके। चाहे भले कितने भी सीट हो, कट ऑफ इज वेरी हाई। तो उड़ीसा में सर इस बार आईबीपीएस में 6 सीट था, 6 या 7 सीट था। 7 सीट को लेके आप प्रिपेयर करना, मतलब सर आपको फ्रेशर्स, जैसे फ्रेशर यंगस्टर्स के साथ कंपटीशन करना। एब्सोल्युटली। एंड तो दैट सर योर हार्ड फिर वर्क भी डेफिनेटली पेज ऑफ। मेरे मेरे को उड़ीसा जाना था सर एक्चुअली। इसीलिए ओके। मैंने सोचा कि मैं भले 2 साल लग जाए, आई क्लिक। बट ऊपर वाले का देन है, मेरा मेहनत है और आप लोगों का आशीर्वाद से सर इस बार 6 महीने में हो गया। सर ये हम लोगों के लिए ऑनर है कि आप डिफेंस सर्विसेज में सर्व करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद, हम लोग आपको किसी तरीके से जो है थोड़ा बहुत सर्व कर पा रहे हैं। नहीं सर, आप सर किसी भी रूप में आप लोग जो हमको देते हैं, हम भले आपसे बड़े होंगे या भले आपसे रैंक में बड़े, कुछ भी किसी भी चीज में, लेकिन सर जो कुछ भी सीखा है, हिज गुरु।
और गुरु का जगह हमेशा बहुत ऊपर होता है। और खास करके मैं तो आप लोगों के साथ तब याद ज्यादा करता हूँ जब मैं अकेला पढ़ाई करता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा, कुछ और कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, ऐसे सोच सभी एक्स सर्विस के मन में आते हैं। थॉट प्रोसेस। हाँ, लेकिन उस टाइम पे सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेटेड रहना सर बहुत जरूरी है, ये एक फैक्टर है। और सेल्फ मोटिवेटेड के लिए सर आप नहीं कि ऐसे कुछ ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कुछ अपने सराउंडिंग से आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। मम्मी पापा जैसे मेरी वाइफ बच्चे वो भी दे सपोर्टेड, मेरी वाइफ काफी सपोर्टेड है। मेरी वाइफ क्या सर, जितने भी शादीशुदा हैं या तो शादीशुदे कोई हमारे गर्ल्स होंगे, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट है। तो सर जॉब करने के लिए आपको 10 घंटा 12 घंटा तो सर देना है, और आपका काम वो शेयर करते हैं। जो एज ए हस्बैंड मुझे करना चाहिए वो मेरी वाइफ करती थी, तो सपोर्ट तो तो सर सर ऐसा बहुत कई बार है। नहीं होता कि मैडम कंप्लेन करती हूँ कि अभी तो आराम से रिटायरमेंट लिया है तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, फिर से अभी जॉब में फिर से जॉब में ज्वाइन कर लिया, ऐसा कंप्लेन नहीं होता घर की सर तरफ से आप? सर दिसंबर 22 में मैं रिटायर हुआ। 22 के बाद सर ऐसे लगा कि हमको थोड़ा सा हम थोड़ा ये हो गया, आजाद टाइप का हो गया। आपके सर आप जानते हैं ना, फौज इज जस्ट अबाउट डिसिप्लिन। फौज में यस बहुत सारे एब्सोल्युटली सर। डिसिप्लिन है। और जब हम रिटायर होके आते हैं बाहर, हमको लगता है कि दुनिया दुनिया ऐसे नहीं है। तो हम जब रिटायर होके आते सर, मैं जैसे दिसंबर 22 में रिटायर होके आए, हम 2-3 महीना हस्बैंड वाइफ बच्चे थोड़ा इधर उधर घूमे। घूमने के बाद भी फिर भी कहीं कहीं सर बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि जितने पेंशन मिलता है, पेंशन में नहीं चलेगा गुजारा सर। जब आपका किड्स आर यंग, दे आर गोइंग टू गुड स्कूल्स, तो यू कैन नॉट सर्वाइव विथ पेंशन ओनली सर, यू नीड टू अर्न। तो अर्न करने के लिए सर आप आपके पास यू कैन नॉट डू समथिंग। आप और यू नीड टू मेंटेन और आल्सो योर स्टैंडर्ड आल्सो सर। अब ऐसा नहीं कि कहीं वहां पे मैं फौज में इंजीनियर था, ऐसा नहीं कि कहीं जगह सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर लिया, वो भी नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज देखने के लिए वाइफ लोग कंसिडर करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे 1 साल 2 साल, आपका काम हम कर रहे हैं, आपका काम मतलब घर में पढ़ाई करो, टाइम टाइम पे चाय आएगा, बिस्किट आएगा, पढ़ाई करो। माई वाइफ सर इज वेरी ऐसा सपोर्टिव। सर ऐसा भी होता है क्या कि जब आप डिफेंस सर्विसेज से आते हैं, मतलब वहाँ डिसिप्लिन एंड ऑल सारी चीजें के बाद उसके बाद सिविलियन लाइफ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं ट्रिकी रहता है कुछ टाइम के लिए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्योंकि कई सारे जो है डिफेंस फोर्सेस, मेरे फैमिली में भी कई सारे जो है मेंबर्स सर डिफेंस फोर्सेस हैं, एंड आफ्टर दैट रिटायरमेंट दे से दैट कि हमें तो फौज में ही मजा आता था, घर वाली जो लाइफ है वो थोड़ा सा एक तरीके से एडजस्टमेंट थोड़ा सा वो रहता है इनिशियल श्योर, फेज, ऐसा ऐसा श्योर सर, आपको आपने लगता है जो क्या? बोला बिल्कुल 100% सही है सर। क्यों सर? सर जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट खेलते हैं, उस उम्र में हम जाके फौज में गन पकड़े, एसएलआर गन पकड़े, बिल्कुल इंसास सर, गन देश को आप पकड़े। सर्व करते हैं, यस एब्सोल्युटली। सर मैं 17.5 साल में फौज में ज्वाइन किया, 37.5 साल में रिटायर हो, मेरा एज अभी 39 है। 17.5 मैं तो कह रहा हूँ 25 तक भी तो हमें पता ही नहीं रहता हमें करना हाँ क्या सर। है, या तो ठीक तो है सर कॉलेज वगैरह सत्रह चल रहा है, साढ़े तब आप सत्रह के सर्विस दे रहे हैं। सर 17.5 साल के बाद जब फौज में आ गए सर, सोशली कट ऑफ। कोई एब्सोल्युटली 15 ईयर सर्विस करे, 20 ईयर सर्विस करे, सोशली कट ऑफ। हम एक डिसिप्लिन एटमोस्फेयर में रहते हैं सर। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि हम इतना मतलब फॉर्चुनेट है कि हमको इंडियन नेवी में या फौज, कोई भी किसी फॉर्म में सर एब्सोल्युटली सर, यूनिफॉर्म में डिफेंस सर्विस सर्विस इज वन करना ऑफ द बेस्ट मतलब ऑनर। इट इज, सर यूनिफॉर्म में किसी भी सर्विस में जॉब करना, चाहे पुलिस भी हो, इट इज टफ टफ टास्क सर। और सर हम तो इतना हमको फॉर्चुनेट मानते हैं कि मतलब हम सर्विस करके रिटायर हुए, लेकिन फौज ना वो बहुत कुछ देता है सर। एक गुड एब्सोल्युटली सर। सिटीजन, खास करके सर आप कोई एक सर्विसमैन से बात करेंगे, आप सेम टाइम आप पे पहचान लोगे कि ये बंदा एक डिसिप्लिन्ड बंदा होगा, कोई चीजों में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। तो लोग क्या करते हैं सर, बाहर की दुनिया मतलब हम भी तो अभी बाहर ही है। बाहर की दुनिया हमको थोड़ा सा जो अंडर एस्टिमेट करती है कि फौजी तो ऐसे ही है, क्योंकि सर हम सिंप्लिसिटी के बहुत फायदा भी लोग ले लेते हैं। हाँ क्योंकि 20 साल फौज में डिसिप्लिन में रहने के बाद सर हमारे अंदर वो जो बाहर की दुनिया की जो स्मार्टनेस नहीं होता है, तो हम लोग उसका फायदा भी लेते हैं सर। मेरे साथ ही बहुत बार हुआ। हाँ, अच्छा। तो सर लेकिन इट इज गुड सर, आज नहीं तो कल तो हमको आना था सर। जैसे मैं फौज छोड़ा सर, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं अपने घर का ओनली सन हूँ।
मेरी मम्मी-पापा ओके, ओके। 60 अबव है, तो माय ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आल्सो टू सर्व देम। यस, एब्सोल्युटली। फॉर दैट सर आई अब चूज़ आपने देश को सर्विस दिया, घर पे जो है माँ-बाप की सेवा, पेरेंट्स उड़ीसा के लिए सोसाइटी सर्विस। के लिए भी सर, नॉट ओनली गाँव। एब्सोल्युटली सर। जिस सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ, मेरे सारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग, खास करके हम जॉब, नौकरी, पैसा, स्टेटस के चक्कर में ना शहर में रह जाते हैं। कोई बात नहीं, सही है। लेकिन मैं सभी भाइयों को लोगों को यही बोलना चाहता हूँ सर, जिस मिट्टी से, जिस गाँव से, जिस सोसाइटी से आप आए हो ना, उसके लिए भी कुछ आपका होता है। यू हैव टू पे बैक। जिस गाँव से आप निकल के आए हो, जो सम्मान मिला, प्रेस्टीज मिला, जो आपने कमाया, बच्चों को पढ़ाया, सही है, ये सब चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स दैट। बट सोसाइटी के लिए, उसी गाँव के लिए, उसी मिट्टी के लिए कुछ भी आपका फर्ज बनता है। तो सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ-कुछ अपने लेवल में समाज के लिए काम करें। मैं सब कंटिन्यूअस कर पे फौज में रहते हुए भी आई हैव डन, नाउ आई एम आल्सो डूइंग, आई विल बी डूइंग सेम। सर, आप लोग जब बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ऑनर फॉर द बैंकिंग सेक्टर। द काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन दैट यू गाइस बेसिकली ब्रिंग विद इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ, ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऑनर की बात है। एंड डिफेंस सर्विसेज से आते तो दे आर गेटिंग अ काइंड ऑफ अ थिंग कि हमारे पास भी कुछ है। तो सर काइंड ऑफ फीलिंग दैट। सर आपके माध्यम से ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक फौज का बंदा रिटायर होने के बाद क्लरिकल में भी एक बाहर का बैंक पीओ फ्रेश बंदा जो जाते हैं, बैंक पीओ बन के जो यंग लोग वो बंदे जाते हैं, उनसे ज़्यादा सैलरी पे क्यों देता है सर बैंक? आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ये नहीं देता कि ये बंदा फौज में है, फौज से है। आप सर देखोगे ना, हम इतना स्ट्रेस झेल-झेल के, इतना स्ट्रेस सिचुएशन, इतना टफ सिचुएशन, इतना एडवर्स झेल चुके हैं ना सर, हम 2-3 लोगों का काम एक साथ कर लेंगे। एब्सोल्युटली सर। उतने टफ सिचुएशन में तो बैंक में फिलहाल कभी नहीं आने वाली इन नहीं, दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि लोगों ने टफ सिचुएशन ही नहीं देखा, इसलिए लगता है कि शाम को 6 बजे तक जॉब कर लिया तो बहुत टफ है। फौज में बहुत सर स्ट्रेस आपको वाले लाइफ। शायद होगा पता, आप बोले थे आपके दोस्त लोग फौज में। फौज में हम 24 इयर्स जॉब है। अगर रात को 2 बजे कॉल किया तो सर हमको 5-10 मिनट के अंदर पहुँचना पड़ता है। इसीलिए तो यही है सर फौज में कि 15 साल, 20 साल में आपको पेंशन मिलता है, क्योंकि 24 इयर्स करते हो आप, 24 एब्सोल्युटली। आवर्स। ओके सर, तो इन द एंड जो है, अगर हम चीज़ों को समराइज़ करें, तो 2 से 3 बातें ऐसी आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मोटिवेशन वैसे हालाँकि काफ़ी कुछ आपने बताया, बट इन अ समरी फॉर्म 3 ऐसे पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखना है, अगर आपने ध्यान में रखा उसको अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो वो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यंग एस्पिरेंट्स को? सर मैं वाइंड अप करूँगा ओनली 1 मिनट में। आपका आपने जो सवाल पूछा, यस सर, सभी एब्सोल्युटली मेरा सर। मेरा एक्स सर्विसमैन भाइयों हो या हमारा यंग एस्पिरेंट्स है, उनके लिए मैं यही बात बता रहा हूँ, पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर दो, प्री से एडवांस लेवल में। ऐसा नहीं कि आप प्री कर लिया फिर मेंस, ऐसे नहीं होगा। फिर आपको 1 साल फिर करना पड़ेगा, जो रिपीटर कोर्स करना पड़ेगा आपको। आप प्री और मेंस एक साथ लेके जाओ। जब प्री का एग्जाम पास आता है, तो मेंस को थोड़ा छोड़ दो, या तो 60-30, 60-40 या तो 70-30 कर दो। मुझे यही बात किसी ने बोला था सर, एक मेरा फ्रेंड ने, मैं उसी को फॉलो किया। मैं प्री के साथ-साथ मेंस को भी लेके चला था। एब्सोल्युटली सर। मेरा सर इसीलिए विदिन 6 मंथ में हो गया। अप्रैल से मैंने पढ़ा, तो अक्टूबर में दिया था मैंने एग्जाम आईपीएस क्लर्क का, तो 6 मंथ ही हुआ लगभग। और सर ये तो है सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बार-बार प्रैक्टिस करो। किसी ने सर ने बोला था सर, आपका अड्डा चैनल में मैंने सुना था, सौरभ सर बोला था या तो जॉर्डन सर ने बोला था, एक बार बोला था अ, कि उस चीज में सर ये ध्यान रखो कि 100 टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक एब्सोल्युटली। टीचर को 100 बार फॉलो करो। एक टीचर ने कुछ चीज पढ़ाया, उसको 100 बार रिवीजन करो। उससे जो आपका ब्रेन का शार्पनेस आएगा, आपका जो कंसेप्चुअल जो आप स्ट्रांग बनेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ से थोड़ा देख लिया, ये अच्छा नहीं, उधर से थोड़ा देख लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने भी सर ऐसे एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी मिस्टेक किया। यस सर। ऐसा नहीं कि 3-4 टीचर, 5 टीचर से आप पढ़, मान लो सर पढ़ रहे हो रीजनिंग,
5 टीचर से पढ़ोगे तो सबका स्टाइल अलग है, सबका ट्रिक अलग है, एब्सोल्युटली। सबका कंसेप्ट अलग है। अब जो असली इम्तिहान में बैठोगे सर एग्जाम है ना, आप आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से करूँ, और वो कंफ्यूज में सर टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, फॉलो, आप पहले सर्च मार लो किससे किससे पढ़ना है। हाँ, किसका आपको आपके समझ में फ्रेंड आ से, रहा है या किससे आप पढ़ना चाहते हैं, हाँ, एब्सोल्युटली। उस किससे पढ़ना है, उन्हीं का लेक्चर को 100 बार देखो, उन्हीं का मुख को 100 बार करो। ऐसा नहीं कि 100 टीचर के वो देखो, फिर अलग। कहीं का नहीं रहोगे। कहीं का नहीं रहोगे मतलब टाइम लग जाएगा। ये सब 2 हो गया। थर्ड सर, कंसिस्टेंसी। शुरू में एक थ्रेशोल्ड अचीव करने के लिए आपको सर ज्यादा टाइम देना है। खास करके मेरे एक सर्विस में भाई लोग बोलूंगा, फ्रेशर अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं, आपसे नहीं होगा 8 घंटे में, क्योंकि हम उनसे बहुत पीछे हैं। 20 साल 15 साल सर्विस के बाद हम बहुत पीछे हैं। हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एक बार 2-3 महीने में सर आ गए, स्टैंडर्ड में आ गए, तो फिर आपके लिए आसान रह जाएगा। आप वही 5 घंटा 6 घंटे में भी आप ठीक रहोगे। ये बात कंसिस्टेंसी। आज अगर 8 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं कि कल 8 घंटा पढ़ना, ऐसे जरूरी नहीं। मूड नहीं है तो मत पढ़ो। टीवी भी देखना जरूरी है, खास करके सर डेली आधा 1 घंटा अपने लिए निकालो वर्कआउट के लिए। लोग बोलेंगे वर्कआउट, आगे वर्कआउट होते ही करने से सर मेंटल आप कंसंट्रेशन मेंटल। रहता है। आप ज्यादा रिजल्ट निकालोगे, आप ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट निकालोगे। बैठे बैठे भी थक जाता है ब्रेन, भी आइडल हो जाता है, ब्रेन भी बिजी बिजी अपने आप को रख लेता है। इसीलिए सर आधा 1 घंटा अपने लिए कभी भी निकालना, खास करके सुबह निकालना चाहिए। फिर ये फोर्थ में सर एक बोलूंगा कि यस। डिमोटिवेट नहीं होना है। ये 6 महीने में नहीं, एक साथ 5-7 जॉब आता है सर एक साथ, इंश्योरेंस, बैंकिंग। ये नहीं तो इसमें निकलेगा, इस साल नहीं तो अगले साल तो निकलेगा, लेकिन लगे स्ट्रेटेजिकली रहना। आपको जाना है। और सर एक चीज मैं फाइनली ऐड करना ये चाहूंगा, यस सर। अब सर कितना भी आप स्मार्ट हो, कितने पढ़ाई में स्मार्ट है ना, जो एक स्ट्रेटेजी रहता है कि प्री में पहले मान लो सर, फॉर क्वांट के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको करना है सिंप्लीफिकेशन, फिर करना है आपको डीआई, फिर करना है एरिथमेटिक। ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। सामने स्टार्टिंग में डीआई आएगा वो नहीं करना है। ऐसे सेम टाइप का सर मेंस, ये सब चीज अपने अंदर कब आएगा सर, जब आप मैक्सिमम मोक दोगे। मैक्सिमम मोक देने से आपको पता चलेगा कि आप किस में स्ट्रांग हो स्ट्रैटेजिकली, व्हाट टू डू, व्हाट टू स्किप। सर हाँ, एक चीज और ही बोलूंगा कि स्कीपिंग भी एक सर स्किल है। एब्सोल्युटली सर। स्किप करना भी एक स्किल है। किसी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसके साथ जिद नहीं होना है, उसके साथ जो ईगो क्लास नहीं करना है अपने। नहीं हो रहा तो 5 सेकंड में क्लिक करो, ये मेरे से नहीं हो रहा, क्लिक छोड़ दो। 1 मिनट नहीं हो रहा, छोड़ दो। अगर आपका ईगो क्लास हो गया कि मैं तो इस टाइप का किया था, मेरे से नहीं हो रहा, तो सर आप फंसे। और 2 मिनट में आप बहुत लाख लोग बच्चों से पीछे आ जाएंगे। यही है सर, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, परजिवरेंस। सर सक्सेस जरूर जरूर मिलेगा। टाइम भले थोड़ा लग सकता है, सक्सेस तो है सर। हार्डवर्क, सक्सेस का एक ही मंत्र है सर, हार्डवर्क। उसके और सिवा कुछ नहीं है, हार्डवर्क चाहिए। तो जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स ने देखा, और आप जो है कि तपन सर ने बताया कि किस तरीके से आप जो है अपने जो है कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करते हैं, रेगुलर हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर सेशंस वगैरह फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं जैसा सर ने बताया, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना? एंड द रिजल्ट आपके सामने सर और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके फाइनल जो है सिलेक्शन लिया है। तो आप भी अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से लग जाइए। अडा 24/7 की एंटायर टीम जो है, आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और टू बेसिकली मेकिंग यू अ बैंकर, है ना? ताकि आप अच्छे से तरीके से बैंकर बन जाएँ। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस सर, है ना? और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की और उम्मीद करता हूँ आपने जो चीज़ें बताई हैं, वो हमारे जो फ्यूचर बैंकर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं अभी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वन्स अगेन जय हिंद सर, एंड थैंक्स सर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सर। मेरे ओर से भी पूरे अड्डा का सपोर्ट टीम, टीचर्स, सभी को सर, जय हिंद।